नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित सूखी डाली एकांकी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उनके प्रमुख पात्रों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इनके प्रमुख पात्र दादा, करमचंद, परेश, भासी, मल्लू, बेला जो छोटी बहू लोग बुलाते हैं उन्हें, छोटी भाभी बेला की सास इंदू की माँ, मझली भाभी, बड़ी भाभी, मझली बहू, बड़ी बहू, रुजवा, पारो आदि। अब हम उनके सारांश के बारे में चर्चा करेंगे। तो उपेंद्र नाथ अस्क जो है आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का समर्थन अपने एकांकियों के माध्यम से करते हैं। उन्हें भारत के प्राचीन आदर्शों और मान्यताओं के प्रति लगाव है। ये उनको बदलते हुए सामाजिक मूल्यों के साथ समायोजित करते हैं। मध्यवर्गीय समाज के जीवन की समस्याओं, दुख दर्द, उसके रहन सहन, परस्पर प्रेम, भाईचारा, मेल मिलाप को चित्रित करना उनकी एकांकी का मुख्य विषय है। प्रस्तुत एकांकी सूखी डाली उनकी इसी प्रकार की एकांकी है जिसमें लेखक ने संयुक्त परिवार में घटित होने वाली समस्या को विषय बिंदु बनाया है। भारत की सांस्कृतिक एकता और भारतीयता की पहचान यहाँ की संयुक्त परिवार तथा संयुक्त परिवार प्रथा रही है। संयुक्त परिवार समाज तथा गांव का आदर्श रहा है, लेकिन वर्तमान काल की व्यक्तिवादी व्यवस्था इस संयुक्त परिवार के विरुद्ध है। वह इसे समाप्त करने पर उतारू है। संयुक्त परिवार टूट रहा है। वे मर्यादाएं जो परिवार को एक बनाती थी तार तार हो रही है। एकांकी कार इन बदलावों को नज़रअंदाज नहीं करती है और दादा मूलराज के माध्यम से वह इस व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयासों में लगे रहते हैं। दादा मूलराज जो इस एकांकी के मुख्य पात्र हैं, अपने प्रयासों से विपरीत परिस्थितियों में भी बचाने का काम करते हैं। दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब की एक यूनिट बनाए रखते हैं, उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं, जिसकी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आच्छादित किए हुए हैं। अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफानों और आंधियों का सामना किए जा रही हैं। सूखी डाली एकांकी में अस्क जी ने पारिवारिक जीवन की अनेकों समस्याओं, विकृतियों और विद्रूपताओं का अंकन किया है। दादा मूलराज संयुक्त परिवार को टूटने से बचाने के लिए उन तमाम रूढ़ियों तथा मान्यताओं को ताक पर रखने के लिए तैयार हैं जो परिवार को तोड़ने वाली है। दादा मूलराज का बड़ा परिवार है, 2 बेटे और पोते हैं। इन सब की बहुएं भी परिवार का हिस्सा है। दादा का सबसे छोटा पोता परेश नायब तहसीलदार हुआ है। उसकी शादी बेला नामक लड़की से होती है, जो परिवार की पहली ग्रेजुएट महिला है। वह परिवार में सबसे ज़्यादा शिक्षित, आधुनिक और विचारवान भी है। इससे पहले इस परिवार में सबसे अधिक पढ़ी छोटी पोती इंदू ही है। उसकी इस परिवार में खूब चलती है। दादा भी इसे सबसे ज़्यादा मानती हैं। लेकिन आज तक जो परिवार शांति से बिना किसी हलचल के आगे बढ़ रहा था, बेला के आने से उसमें विक्षोभ उत्पन्न होने लगा। बेला उच्च शिक्षा प्राप्त, स्वतंत्र भाव से जीवन जीने वाली स्त्री है। उसे संयुक्त परिवार का ज्ञान ही नहीं है। वह अहंवादी तथा व्यक्तिवादी भावनाओं से संयुक्त है। यही कारण है कि जब परिवार के बड़े लोग उसे कुछ करने के लिए आदेश देते हैं, तब उसका दर्प टूटने लगता है।
उसे लगता है कि उस पर लोग अपना आदेश डाल रहे हैं। मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा परिवार है, छोटी बहू के मन में दर्द की मात्रा ज़रूरत से कुछ ज़्यादा है। ये दादा कह रहे हैं। मैंने मतलब के स्थान और रजाई के अबरे लाकर दिए थे ना, और सबने तो रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आया। तो अपने मायके के घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती हैं और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती हैं। वेला इस घर में अपने को उपेक्षित समझती हैं, क्योंकि वह इस परिवार में फिट नहीं बैठ पाती। यही कारण है कि इंदु सहित सभी लोग उसको उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। उसे कोई भी पसंद नहीं करता है, सब उसकी निंदा करते हैं। अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई, मझली ताई, बड़ी भाभी, मझली भाभी, इंदु, रजुआ सब आई थी। सब उसकी शिकायत करती थी, ताने देती थी कि उसके साथ उसके हाथ बिक गया, तो उसे कुछ नहीं समझता, और इधर वह उन सब से दुखी। कहती है सब मेरा अपमान करती हैं। जो छोटी बहू है तो वो कहती सब मेरा अपमान करती हैं, सब मेरी हंसी उड़ाती हैं, मेरा समय नष्ट करती हैं। मैं ऐसा महसूस करती हूँ जैसे मैं परायों में आ गई हूँ। अपना एक भी मुझे दिखाई नहीं देता। आप मेरी माने तो करमचंद दादा को बता दीजिए। बताता है। करमचंद जाता है और अपने दादाजी से बताता है कि छोटी बहू परेश से अलग घर बसाने को कह रही हैं। जब दादा को यह सूचना मिलती है तो वो पोते नायब तहसीलदार को बुलाकर कहते हैं कि मेरे जीते जी यह संभव नहीं है। फिलहाल ये आपस की बातें पति पत्नी में चल रही थी और किसी ने सुन लिया। मतलब कि बड़ी बहू, मझली बहू, उसी परिवार में सारे लोग इकट्ठा रहते हैं, तो उन्होंने सुना और सुनते ही जाके बता दिया कि छोटी बहू ऐसा कह रही। परिवार का कोई भी सदस्य परिवार से कटकर अलग रहे। मैं जब अपने परिवार का ध्यान करता हूँ तो मेरे सामने वट का वह महान पेड़ घूम जाता है जो शाखाओं, पत्तों, फलों फूलों से भरा हुआ है। हुक्के के एक दो घूंट कस लगाते हैं और कहते हैं, और फिर मेरी आंखों के सामने इस महान वृक्ष की डालियां टूटने लगती हैं और यह केवल ठूठ रह जाता है और मैं सिसर उठता हूँ। ना बेटा, ना मैं अपने जीते जी यह सब न होने दूंगा। तुम चिंता न करो दादा। इंदु तथा परिवार की सभी औरतों और अन्य सदस्यों से बात करते हुए इस टूट की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। वह इंदु से छोटी बहू का सम्मान करने को कहते हैं। वह कहते हैं कि कोई उम्र से बड़ा नहीं होता है, दूसरे को आदर देने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। बड़ा तो बुद्धि और अपनी योग्यता से होता है। वे इंदु को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है। कुटुंब का अर्थ है परिवार। वो परिवार को एक महान वृक्ष की तरह समझते थे। हम सब इसकी डालियां हैं। डालियों से ही पेड़ और पेड़ से डालियां होती है। छोटी हो चाहे बड़ी,
सब उसी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई डाली इसे टूटकर पृथक हो जाए। इससे कोई भी डाली टूटकर पेड़ से कोई भी डाली टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो, बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया, दादा कह रहे हैं, यदि मैंने किसी को सुन लिया कि कोई छोटी बहू का निरादर कर रहा है या किया, तो उसकी हंसी उड़ाई या उसका समय नष्ट किया, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। वो परिवार को समझाते हुए कह रहे हैं। अस्कर जी यह कहना नहीं भूलते कि संयुक्त परिवार में मिलकर रहने में ही विकास है। किसी को विशेष स्थान देने से भी उसका मन टूटता है। उसको उसी प्रकार सम्मान मिलना चाहिए जैसा परिवार में उसका स्थान हो। दादा मूलराज के कहने से छोटी बहू का आदर परिवार में बढ़ जाता है, लेकिन छोटी बहू को यह पसंद नहीं है। वह तो परिवार का साथ चाहती है, सम्मान पाकर देवी बनना नहीं चाहती। वह सबके साथ मिलकर हर काम में हाथ बटाना चाहती है। वह यह नहीं चाहती कि सब लोग इसे इतना सम्मान दें कि वह सबसे अलग थलग पड़ जाए। इसीलिए जब दादाजी उससे कहते हैं कि बेटा, कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं है, पढ़ लिखकर तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, तब इसका जवाब देते हुए रुंधे कंठ से बेला कहती है, दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूट कर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए? इस प्रकार एकांकी यह बताने में सफल हो जाता है कि इस प्रकार एकांकीकार यह बताने में सफल हो जाते हैं कि जो भारतीय संस्कृति का भिन्न अंग है, दादा मूलराज और अपने संयुक्त परिवार को कैसे बचाने में सफल हो जाते हैं। प्रस्तुत एकांकी अभिनेता की दृष्टि से सफल एकांकी है। एकांकी भाषा प्रवाहमयी, सरल, सहज तथा पात्रानुकूल है। संवाद छोटे हैं, जहाँ कहीं संवाद बड़े भी हुए हैं, वहाँ उनका अर्थ एकांकी को सार्थक बनाता है, जिससे एकांकी का प्रवाह सतत चलता है, मतलब लगातार चलता रहता है। पात्रों के मन में चलने वाले अंतर्द्वंद्वों का सफल चित्रण एकांकीकार ने किया है। कुतूहलवर्धन और चरमोत्कर्ष तक उसे ले जाने में लेखक को सफलता मिली है। एकांकी की इन्हीं विशेषताओं ने उपेंद्रनाथ अस्क को एक श्रेष्ठ तथा सफल एकांकीकार के रूप में स्थगित किया गया है। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।